राजस्थान प्रांत के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़े समय के अंतराल के पश्चात कार्य की व्यस्तता के कारण आज हम 2-3 दिन बाद अपना जो लेसन है वो हिंदी अनिवार्य का शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 8वां पाठ और इसका नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की 2 कविताएं हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। इस पाठ में हम आज पढ़ेंगे कुंवर नारायण का परिचय। इनकी जो 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने, एक तो कविता के बहाने और दूसरी इनकी कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर, ये 2 कविताएं हैं। इनकी व्याख्या पढ़ेंगे और कुंवर नारायण का परिचय पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अत्यावश्यक है। बहुत बार परीक्षा में कुंवर नारायण का परिचय पूछा जाता है और परिचय आपको पता ही है, 4 अंकों का आपके प्रश्नोत्तर आते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। तो आज हम परिचय, व्याख्या, प्रश्नोत्तर इनका पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी आज भी कॉल करके कहते हैं कि सर मुझे ग्रुप में ऐड करना है। वैसे अपने यहाँ पर 9610208295 इन पर अपना जो ग्रुप है वो बनाया गया है और इस ग्रुप पर बहुत सारे विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित, यानी अपने जो 4 विषय यहाँ से अपलोड किए जाते हैं, जिसमें इंग्लिश, दूसरा हिंदी कंपलसरी, तीसरा पॉलिटिकल साइंस और चौथा आपके हिंदी लिटरेचर। ये चारों विषय अभी 12th क्लास के लिए अपलोड किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों के इन चारों विषयों में बहुत अच्छे मार्गदर्शन, बहुत अच्छा जो फीडबैक है वो मुझे मिल रहा है कि आप बहुत ही अच्छा और अच्छी शैली में और सरलता शैली में पढ़ाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों को कि आप ये जो अपना चैनल है साहित्य क्लासेज, या तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का एक फायदा है, यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपलोड होते ही, लेसन अपलोड होते ही आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। और इसके अलावा आप सर्च करके भी जा सकते हैं। सर्च करके, यानी साहित्य क्लासेज के नाम से आप सर्च करेंगे, उसमें लिखेंगे आप साहित्य क्लासेज। साहित्य क्लासेज के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहां पर आप वीडियो में जाइएगा। वीडियो में जाकर के आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में हिंदी की, इंग्लिश की अलग है, हिंदी कंपलसरी की अलग बनी हुई है, पॉलिटिकल साइंस की अलग बनी हुई है, हिंदी लिटरेचर की अलग बनी हुई है, हिंदी व्याकरण की अलग है और इंग्लिश ग्रामर की भी अलग है। तो ये सारी लिस्ट हैं वो बनी हुई है, आप वहां से अध्ययन इनका कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइब करने पर अपना जो ये शिक्षा का जो अभियान है, ये एक थोड़े से समय के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि लंबे समय तक आपका मार्गदर्शन करूं। आप 12th कर लेंगे, 12th के बाद में आगे जाएंगे। आगे जाने पर भी मैं ये चाहता हूं कि आपकी कंपटीशन क्लासेज में भी आपकी सहायता करूं, या जहां तक मैं जितना समर्थ हूं उतना आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। तो ये विद्यार्थियों आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इन विषय पर यहाँ पर आप संपर्क करके अपना उत्तर भी भेज सकते हैं। जैसे इंग्लिश के उत्तर, बहुत सारे विद्यार्थियों के अच्छे प्रश्नोत्तर आते हैं। मैं प्रश्न पूछता हूँ, विद्यार्थी उत्तर भेजते हैं, तो और मैं उन्हें जांच करके उन्हें बताता भी हूँ कि आपको इस प्रकार लिखना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसका परिचय। कुंवर नारायण के परिचय में देखिए आपको किस प्रकार लिखना है। अज्ञे युग के प्रमुख साहित्यकार, नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर एवं तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का जन्म 1927 ईस्वी में फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, यानी इन्होंने इंग्लिश में एमए किया। कुंवर नारायण ने नगरीय संवेदनाओं को अभिव्यक्ति देने वाली कविताओं की
रचना की। यायावरी प्रवृत्ति के कारण इन्होंने पोलैंड, रूस, चीन इत्यादि देशों का भ्रमण कर गहन अनुभव प्राप्त किया। आगे देखिए 1950 ईस्वी के आसपास इन्होंने काव्य रचना आरंभ की। उनका कहना है, ये लिखना है आपको जैसे इसी प्रकार इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करके, कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियां, लेख, फिल्म समीक्षाएं भी लिखी और युग चेतना पत्रिका का संपादन भी किया। युग चेतना, इसमें आप इससे कैसे करके और इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। युग चेतना पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी रचनाएं देखिए, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। 4 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हुए, जिनमें पहला है 1956 में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम 1961 में, और आत्मजयी, यह है आत्मजयी, यानी इसमें यह है आत्मजयी। आत्मजयी 1965 में, जो कि पुरस्कारों से सम्मानित भी है, और इतालवी भाषा में इनका अनुवाद भी हुआ था 1989 में। ये एक ऐसी रचना है जिसका 1989 में इतालवी भाषा में, यानी इटली की इतालवी भाषा में इनका अनुवाद हुआ था आत्मजयी काव्य का। अपने सामने कोई दूसरा नहीं 1979 में लिखा। बाजसरवा के बहाने इनकी रचना है। कहानी संग्रह लिखा था इन आकारों के आसपास। समीक्षा ग्रंथ भी लिखा था आज और आज से पहले, ये इनका काव्य संग्रह हुआ। इसके बाद देखा जाता है, यानी 3 ही चीज देखी जाती है। एक तो परिचय देखा जाता है। परिचय में आप साधारण देखते हैं उसको किस परिवार से बिलोंग करते हैं, कहाँ के हैं, और वो किस प्रकार उनकी शैली है, क्या कविता लिखते हैं। दूसरी बात, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तीसरी बात देखी जाती है कि कवि को कोई सम्मान प्राप्त हुआ है क्या। तो अब हम देखते हैं कि कुंवर नारायण को क्या क्या सम्मान प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 ईस्वी में कोई दूसरा नहीं के लिए, कोई दूसरा नहीं, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। श्लाका सम्मान इनको 2006 में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2008 में मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार इनको 2009 में मिला था। और 15 नवंबर 2017 ईस्वी को यायावरी प्रवृत्ति के महान कवि कुंवर नारायण का देहांत हुआ था। 2017 में हुआ था, यानी 1927 से लेकर के और 2017 तक लगभग 90 साल की उम्र प्राप्त करके और ये महान आत्मा यहां से स्वर्गारोहण हुई। ये तो था इनका परिचय। परिचय के बाद हम चलते हैं इसके प्रसंग पर। कहां चलते हैं? प्रसंग पर चलते हैं। देखिए, इनकी ये पहली कविता है जो अपने पाठ्यक्रम में है, कविता के बहाने। कविता के बहाने, इसमें कविता के बहाने यानी कविता को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। एक तो प्रसंग लिखना होता है, दूसरी बात उसकी व्याख्या करनी होती है, और तीसरी बात उसमें से कोई विशेष होता है वो छांटा जाता है। तो अब हम इसमें यदि इसका प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग के बारे में सबसे पहले आप इसके बारे में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश, जहां कहीं भी आप लिखेंगे तो आपको लिखना है, ध्यान से सुनना आप, कि प्रस्तुत काव्यांश नई कविता और तीसरे तार सप्तक के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण द्वारा विरचित कविता के बहाने कविता से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने भौतिकता और यांत्रिकता के दौर में कविता का महत्व दर्शाया है। कवि के अनुसार कविता बच्चों के असीम सपनों की तरह असीम होती है, जो सृजनात्मक ऊर्जा प्रदान कर सीमाओं के दायरे लांघती हुई मानव मन को प्रेरणा शक्ति प्रदान करती है। यह आपको प्रसंग लिखना है। इसका क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। अब देखिए हम इसकी व्याख्या यानी इस कविता को देखते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर
वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कितनी सुंदर कविता है। इस कविता की थोड़ी सी व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए कवि क्या कहना चाहता है। कवि बताता है कि कविता की कल्पना की उड़ान जो होती है वो मोहक होती है, असीम होती है। वह चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कविता स्वयं उड़ान भरती है, उसमें नए नए भाव और विचार आते हैं। कविता की उड़ान असीमित होती है, जबकि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। कविता की उड़ान है एक चिड़िया के बहाने। यदि हम कविता की उड़ान को या कविता की सीमा को चिड़िया के से तुलना करें तो हम कविता की सही मायने में तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि चिड़िया की उड़ान अर्थात चिड़िया जो है वो सीमित दायरे में ही उड़ती है, जबकि कल्पना यानी कल्पना के पंख लगा करके और कविता जो है वो असीम दायरे में उड़ती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अर्थात कविता के समान कल्पनाओं के परों के साथ उड़ने की कल्पना चिड़िया के साथ नहीं की जा सकती। अर्थात चिड़िया से हम इसकी तुलना है वो नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़ान भर सकती है, आती जाती रहती है, जबकि कविता की उड़ान व्यापक होती है। कविता की उड़ान व्यापक होती है, उस पर कल्पनाओं के पंख लगे रहते हैं और वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भरती रहती है। सारी सृष्टि में उड़ान भरती रहती है। बेचारी चिड़िया सीमित उड़ान के कारण कविता की उड़ान को नहीं जान पाती है ना। चिड़िया क्या जाने, सीमित उड़ान भरने वाली चिड़िया है, वो कविता की उड़ान को नहीं जान पाती। और आश्चर्य यह है, इसका अर्थ यह है कि पक्षी की उड़ान सीमित है परंतु कविता का क्षेत्र अति व्यापक है। तो यहां से यहां तक चिड़िया क्या जाने, यहां से यहां तक यदि हम देखें तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार मतलब पक्षी को और कविता को दोनों को की तुलना की गई है, यानी कविता को भी एक जीवित पक्षी की तरह उड़ान भरने को कहा गया है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। आगे देखिए, आगे कवि क्या कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि कविता भी फूलों की तरह खिलती है। कविता भी फूलों की तरह खिलती है, विकसित होती है, पल्लवित होती है। और फूल की तरह कविता में नए नए रंग भाव और सौंदर्य आते हैं, परंतु फूलों की अपनी सीमा होती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता फूलों के बहाने अर्थात फूलों की तरह विकसित होती है, पल्लवित होती है, और लेकिन फूलों का खिलना सीमित दायरे में होता है, अर्थात फूल सीमित दायरे में ही खिलते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, अर्थात फूल बाहर भीतर इधर से उधर में, अर्थात अपने निश्चित एरिया में यानी निश्चित सीमा में ही अपनी सुगंध को फैला पाते हैं, जबकि कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। इसलिए फूल का खिलना और सुगंध फैलाना सीमित प्रक्रिया है। फूल का खिलना और सुगंध फैलाना सीमित प्रक्रिया है। इसके विपरीत कविता घर बाहर इधर उधर यानी सब जगह समय समय पर अपनी महक बिखेरती रहती है। बाहर भीतर इधर उधर बिना मुरझाए महकने के माने अर्थात फूल तो कुछ समय तक सुगंध खिला करके मुरझा जाते हैं, जबकि कविता बिना मुरझाए और असीम क्षेत्र में अपनी सुगंध फैलाती रहती है, अपनी सुरभि बिखेरती रहती है। अतः फूल कविता के सुगंध बिखेरने तथा महकने को कहां जान पाता है। फूल क्या जाने, यानी फूल है वो कविता के महकने और सुगंध फैलाने की प्रक्रिया को नहीं जान पाता है। फूल की अपनी एक सीमा होती है, जबकि कविता के सुगंध की कोई सीमा नहीं होती है। यहां तक आगे देखिए,
कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, अर्थात कविता जो है वो एक बच्चों के खेल के समान है और बच्चों के खेलों को देखकर शाब्दिक क्रीड़ा करने लगता है कवि और कहता है कि इस प्रकार वह शब्दों के द्वारा नए नए भाव और मनोरम संकल्पनाओं पर खेलता हुआ कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं, कभी बाहर कभी भीतर, कभी यह घर वह घर, अर्थात कभी इस घर में जाते हैं कभी उस घर में जाते हैं और वे सभी घरों में समान रूप से खेलते हैं। यानी उनके लिए बच्चों में किसी प्रकार की वो द्वेष भावनाएं नहीं होती है और वे इस घर से उस घर तक अपने खेल में मस्त होकर के और खेलते रहते हैं। वे सभी घरों को समान रूप से खेलते रहते हैं, अपने पराये का भेदभाव नहीं रखते हैं। बच्चों के खेल में कोई सीमा का बंधन नहीं होता, अर्थात बच्चे ये नहीं कर सकते कि मैं उस घर में जाकर के नहीं खेलूंगा, उस घर में जाकर के नहीं खेलूंगा। तो कविता और बच्चे दोनों बराबर होते हैं। कवि शब्दों के माध्यम से अपने हृदय और बाहरी संसार के तथा अपने पराये सभी घरों और मनुष्यों के भावों को कलात्मक अभिव्यक्ति देता हुआ कहना चाहता है कि वह सभी को समान मानकर सर्वकालिक भावों को वाणी देता है। अर्थात बच्चे जो है वो सभी घरों में समान रूप से खेलते हैं, सभी घरों में किसी प्रकार की कोई भावना उनमें नहीं होती है। अब ये इसके हम मतलब सरलाद कर लिया, लेकिन इसमें विशेष एक तो आप अलंकारों में आप मानवीकरण अलंकार लिख देंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। कौन से छंद का? जिसमें कोई सीमा नहीं होती, मुक्त छंद का प्रयोग किया है। इसमें अनुप्रास, यमक और व्यतिरेक अलंकार भी है। अनुप्रास भी है और व्यतिरेक भी है और यमक अलंकार भी है। यह घर वह घर, यानी यह घर वह घर, कविता खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इन सभी में इस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये तो थी एक पहली कविता जिसको हमने पढ़ा। दूसरी कविता देखिए, दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। कवि क्या कहता है? बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। हम इसका भावार्थ देखें। भावार्थ का मतलब है, यदि आप भावार्थ जान जाते हैं तो यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है और वो भावार्थ ही लगभग काम करता है। तो इसका भावार्थ यदि हम देखें तो बात सीधी इस कविता के माध्यम से कवि ने वर्तमान द्वंद्व को उकेरा है। वर्तमान में जो मानसिक द्वंद्व है उस द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही है। क्या कही है? कवि कहना चाहता है कि हमें सीधी सरल बात को, हमारे मन के विचारों को सीधे सरल शब्दों में व्यक्त करना चाहिए, बिना पेच फंसाए सीधे शब्दों में कहने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के फेर में पड़ने से बात स्पष्ट नहीं हो पाती और भाषा की जटिलता और शब्दों की दुरूहता के कारण भाषा और भी अधिक कठिन और अपनी बात व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है। कविता में जटिलता बढ़ जाती है, अभिव्यक्ति में उलझन आ जाती है। इसलिए अच्छी बात अथवा अच्छी कविता के लिए शब्दों का चयन या भाषागत प्रयोग सहज होना चाहिए, तभी हम कविता के द्वारा हमारी बात को व्यक्त कर पाते हैं। अब हम देखिए इसका सरलाद करके देखें कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहते हैं कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी, मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी और मैं कहना चाहता था। बात सीधी थी परंतु उसे व्यक्त करने के लिए मैंने अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहा। मैं भाषा के चक्कर में फंस गया, अर्थात भाषा का प्रभाव दिखाने के लिए मैंने उसमें तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया
और भाषाई प्रभाव दिखाने के चक्कर में भाषा और अधिक कठिन हो गई, जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को, अर्थात शब्द जाल के कारण भाषा अधिक कठिन हो गई, जटिल हो गई। तब उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास किया। उसे पाने की कोशिश में अर्थात मेरे मुख्य उद्देश्य को व्यक्त करने की कोशिश में, प्रयास में मैंने टेढ़े शब्दों को बदलने का प्रयास किया और उन शब्दों को इस स्थान से लेकर उस स्थान पर रखा और उनका बार बार प्रयोग किया, काट छांट कर आगे पीछे किया। मैंने प्रयास ये करना चाहा ताकि बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, यानी मैं मेरी बात या मेरे उद्देश्य को सरलता से व्यक्त कर सकूं या मैं भाषा की दुरूहता से, भाषा की कठिनता से बच सकूं, तो मेरे मन की बात सहज हो जाए। इसलिए भाषा के जंजाल से छूटकर बाहर आऊं, परंतु ये दोनों बातें नहीं बन सकी। लेकिन इससे भाषा और पेचीदा होती चली गई, भाषा और अधिक कठिन होती गई और मेरी बात उलझ कर रह गई। मेरे मन के विचार, मेरी जो संप्रेषण शक्ति है वो असमर्थ हो गई और भाषा के परिष्कार करने के चक्कर में मेरी बात और भी अधिक जटिल होती चली गई। देखिए, ये जो कविता है, इनका जो काव्य है, कोई दूसरा नहीं, वहां से लिया गया है। कोई दूसरा नहीं, अभी पढ़ा था ना अपन ने, कोई दूसरा नहीं। इससे पहले की जो थी वो काव्य संग्रह थे ना, इन दिनों, एक इन दिनों इनका कवि लिखा हुआ है, कविता के बहाने इन दिनों में से लिया गया। ये कोई दूसरा नहीं, उसमें से ली गई है। मुक्त छंद का प्रयोग है ही। इसके बाद देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतर है कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा बेकार में घूमने लगी। कितनी अच्छी बात कही है। लेखक क्या कहना चाहता है कि भाषा के चक्कर में फंसी हुई बात को धैर्य पूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर वो और अधिक उलझ गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी धैर्य पूर्वक सुलझाने की बजाय मैं हड़बड़ाहट में उसे सुलझाने का प्रयास करने लगा, तो पेज को जिस तरफ खोलना चाहिए था उस तरफ नहीं खोल करके और मैं उसे जिस तरफ वो बंद होता है उस तरफ जड़ता गया, अर्थात और अधिक उसे जटिल बनाता गया। जिस प्रकार पेज ठीक नहीं लगे तो उसे खोलकर बार बार कसने से उसकी चूड़ियां मर जाती है। बेहतर है कसता चला जा रहा था जब सही तरह से पेज नहीं लगे, और यदि हम कसते जाते हैं तो उसकी चूड़ियां मर जाती है। लेकिन बात क्या है, इसी प्रकार बेवजह भाषा के पेच कसने से मेरी बात और अधिक अस्पष्ट हो गई और असहज हो गई। कवि कहता है कि ऐसा गलत काम करने पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। तमाशबीनों की, यानी जब मैं इस प्रकार कर रहा था, कहने का अर्थ यह है कि भाषा में विभिन्न प्रकार के जो कठिन शब्दों का प्रयोग जो कवि करते हैं और तमाशबीन, उन्हें यदि वो भाषा समझ में आए या नहीं आए, लेकिन वो वाह वाह करते हैं, अर्थात उनकी धुन पर वाह वाह करते हैं, उनके शब्दों पर वाह वाह करते हैं कि वो उनका मूल उद्देश्य समझ में आए या नहीं आए। तो तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, आखिरकार वही हुआ जो मुझे डर था। कवि क्या कहता है कि आखिरकार उनके प्रोत्साहन से मेरी उलझन और बढ़ गई और बात जो है वो और अधिक कठिन होती गई। आखिरकार भाषा के साथ जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ। आखिरकार हुआ वही जिसका मुझे डर था, अर्थात भाषा के साथ जबरदस्ती करने से वही हुआ जो मुझे डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में उसके मूल भाव प्रभाव को नष्ट कर दिया और जोर जबरदस्ती करने से मेरी बात की चूड़ी मर गई, अर्थात पेच बेकार ही घूमने लगा। इस प्रकार भाषा की बनावट के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पाया और भावार्थ यह है कि मेरी बात है वो व्यर्थ ही चली गई। अब देखिए, इसमें आपको क्या लगता है इसमें कि आप जो है इसमें विशेष क्या है? विशेष देखिए, विशेष में आपको लिखना है
तो कवि क्या कहना चाहता है कि मेरी बात का मूल तथ्य नष्ट हो गया और भाषा व्यर्थ में प्रयुक्त होने लगी। तो अब आप इसमें यदि लिखना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या विशेष है, तो विशेष लिखने के लिए आप क्या क्या लिखेंगे? देखिए, नंबर 1 तो इसमें रूपक अलंकार है। बात की चूड़ी मर गई, अर्थात इसमें रूपक अलंकार है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसके अलावा देखिए, साफ सुनाई जोर जबरदस्ती, इसमें देखिए साफ सुनाई जोर जबरदस्ती, जहां पे जोर जबरदस्ती, इसमें जोर जबरदस्ती, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और साफ सुनाई दे रहा था, ये यहां पर इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। पेच कसना एक मुहावरा है, तो मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग हुआ है। और बात की उपमा पेच से दी गई है। तो इस प्रकार ये कविता बहुत ही सुंदर और सीधे शब्दों में कवि ने व्यक्त करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। एक 26 मिनट या 27 मिनट यानी आधा घंटा में एक पाठ, कंप्लीट पाठ है वो कवर हो जाना आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप 26 मिनट या 27 मिनट में आप एक पाठ को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें से कुछ प्रश्न भी आ सकते हैं कि बात की चूड़ी मर गई से क्या आशय है? बात की चूड़ी मर गई से क्या आशय है? और भी बहुत सारी है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय बेतरह, यहां से पूछा जा सकता है जैसे मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था से कवि का क्या आशय है? कवि का क्या आशय? तमाश बिनों की शाबाशी और वाह वाह से कवि का क्या आशय है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।